यह बात आजादी के पहले की है। इस समय देश में राजे रजवाड़ों का शासन चलता था। भारत की संपत्ति व संपदा को लूटने में अंग्रेज कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए देश के कई राजे रजवाड़े भी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे और जनता अनेकों तरह की यातनाएं भुगतते हुए भूखी प्यासी मर रही थी। इस समय देश में चारों ओर सिर्फ लूटपाट का ही नगाड़ा बज रहा था। इसी समय गुजरात के वडोदरा के शासक गायकवाड़ परिवार को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पूरे परिवार को धमकी लिखी थी कि महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 5-5 बीघा जमीन दी जाए और इसकी जाहिर सूचना पूरे शहर में भी दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सभी सदस्यों की एक एक करके हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था भूपत सिंह चौहान। यह वही भूपत सिंह था जिसने वडोदरा से लेकर दिल्ली की अंग्रेजी सरकार तक के नाक में दम कर रखा था। ये वही भूपत सिंह थे जो अपने अंत समय में गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान निकल गए और फिर कभी वो वापस भारत लौटने में सफल नहीं हो सके। इंग्लैंड के रॉबिन हुड या हिंदी फिल्मों की तरह लगने वाली ये कथा एक बिल्कुल सच्ची घटना है। भूपत सिंह के कहर से जहां राजे रजवाड़े और अंग्रेज कापा करते थे, वहीं गरीबों के दिल में उनके लिए सर्वोच्च सम्मान था। गुजरात के काठियावाड़ के इतिहास पर नजर डाले तो यहाँ के लोगों की वीर गाथा का एक लंबा इतिहास है। इन्हीं में से एक नाम आता है भूपत सिंह चौहान का। काठियावाड़ में एक समय ऐसा आया जब भूपत सिंह पूरे देश के राजे रजवाड़ों और अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था। अंतिम समय तक भूपत सिंह को न तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और न ही गुलाम भारत की अंग्रेजी सेनाएं। अंततः कई अंग्रेजों को मौत की नींद सुला देने वाले भूपत सिंह चौहान को कैद किए बिना ही अंग्रेजों को वापस अपने देश लौटना पड़ा। अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत को कभी नहीं पकड़ सकी। गुजरात के काठियावाड़ में जन्मा भूपत सिंह बचपन से ही बहादुर था। तेज भागते हुए घोड़ों पर सवार होकर हवा से बातें करने की कला तो जैसे उसे वरदान में मिली हो। भूपत को जानने वाले लोग बताते हैं कि वह इतनी तेज दौड़ता था कि अगर उस समय ओलंपिक में भाग लेता तो कोई उसे नहीं हरा पाता। लेकिन उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। तेज भागना उसकी आदत थी, इसलिए वह ताउम्र भागता ही रहा। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं तो कई कहानियां उसकी शौर्य गाथाओं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम का गुणगान करती हुई भी हैं। यह 1920 का समय था और भारत पर अब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का शासन था। कुछ राजा रजवाड़ा बचे भी थे तो वे अंग्रेजी सरकार के कठमूल्य मात्र थे। इस समय गुजरात के अमरेली में भूपत सिंह चौहान का जन्म हुआ। भूपत सिंह का बचपन बागानिया गांव में बीता। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिशाली था। उसकी तर्क वितर्क और निर्णय लेने की शक्ति इतनी पैनी थी कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए ही उसकी नियुक्ति राजा के दरबार में हो गई। इसके अलावा भूपत सिंह को कई तरह के खेलों का भी बहुत शौक था। तलवारबाजी, भाला फेंक, दौड़ की प्रतियोगिताओं में भूपत ने ऐसे झंडे गाड़े कि उसके चर्चे नगर नगर में होने लगे। लेकिन भूपत का जीवन शायद आलीशान महल में रहने के लिए नहीं था, इसलिए उसकी जिंदगी में एक साथ दो घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद भूपत सिंह चौहान ने हथियार उठा लिए। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को तो बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते वह खुद बलात्कार के मामले में फंस गया और उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया था। भूपत ने जेल से फरार होते ही अपनी जिंदगी की पहली हत्या की। इस समय उसकी टोली में सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे, लेकिन जैसे जैसे वह अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता चला गया, उसके साथियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अपराध की चरम सीमा पर पहुंचने तक उसके 42 साथी हो चुके थे और सब एक से बढ़कर एक बहादुर और क्रूर भी। भूपत उस समय का पहला ऐसा डाकू था जिसने अपने 21-21 साथियों की 2 टोलियां बना रखी थी। इनसे भी खास बात यह थी कि इन दोनों टोलियों के लिए सरदार भी नियुक्त होते थे, लेकिन हुक्म सिर्फ भूपत का ही चलता था। इसके अलावा दोनों टोलियां जंगल में अलग अलग जगह ही पड़ाव डाला करती थी।
भूपत से अगर कोई गद्दारी करता या उसकी सूचना कोई अंग्रेजी सरकार को देता तो भूपत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि उसकी नाक व कान काट दिया करता था। भूपत की इस क्रूर सजा का शिकार हुए लोगों की संख्या 40 से अधिक है। भूपत की यह सजा भुगत चुके 4 व्यक्ति तो आज भी जिंदा हैं। इनमें से एक व्यक्ति के बताए अनुसार भूपत का मानना था कि हत्या करने की बजाय जीवन भर के लिए सजा देना अन्य लोगों को भी डराता रहता है। इसके अलावा भूपत उसे धमकी भी दिया करता कि अगर उसने आत्महत्या की तो फिर उसके बाकी बचे परिवार की भी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह से भूपत नाक कान कटे लोगों को मरने भी नहीं देता था। भूपत सिंह को खौफनाक हैवान कहा जाता था। उसे विकृत मानसिकता का व्यक्ति तक करार दिया गया, लेकिन महिलाओं के मामले में उसकी तारीफ भी की जाती है, क्योंकि डाकू और लुटेरे बनने के बाद भी उसके दिल में महिलाओं के लिए अपार सम्मान था। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और उसे पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही। इस बात से सौराष्ट्र के गृह मंत्री रसिक लाल इस कदर गुस्सा थे कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को यह आदेश दे दिया था कि जब तक भूपत सिंह चौहान नहीं पकड़ा जाता तब तक के लिए पुलिस को 25% सैलरी कम दी जाएगी। महीनों तक पुलिस को 25% कम वेतन मिला, लेकिन भूपत सिंह चौहान पकड़ा नहीं गया। इसके बाद भूपत ने गृह मंत्री रसिक लाल को ही धमकी दे डाली कि वे तुरंत पुलिस को पूरी सैलरी देने का आदेश सुनाए, और भूपत की इसी धमकी की वजह से ही पुलिस को पूरा वेतन मिलना शुरू हो गया था। यह भूपत के नाम की धाक ही थी। इसके अलावा भूपत सिंह को पशु पक्षियों की आवाजें निकालना वह पहचानने की कला भी आती थी। यह हुनर उसने जंगलों में रहने वाली जातियों से सीखा था। इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला। गिर जैसे खतरनाक जंगलों में इसी कला की वजह से वह जीवित रह सका। एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि भूपत को पशु पक्षियों की आवाज निकालने व पहचानने का हुनर आता है, इसलिए जब भी पुलिस जंगल में उसे घेरने घुसती है तो वह तो बच जाता है, उल्टे पुलिस की टीम ही मुश्किल में पड़ जाती है। इसलिए उसे जंगल में जाकर पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार जब भारी पुलिस दल ने भूपत को जंगल में चारों ओर से घेर लिया तो भूपत सिंह शेर की गुफा में छिप गया। लगभग 2 दिनों तक भूपत गुफा से बाहर नहीं निकला, जबकि इस गुफा में शेर का एक पूरा परिवार रहता था। भूपत के पीछे पुलिस भी इस गुफा तक पहुंच गई थी, लेकिन शेरों को देखकर उनकी हिम्मत गुफा में दाखिल होने की नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि कम से कम वह शेर की गुफा में तो नहीं छुपा होगा, वरना शेर उसे मारकर खा जाएंगे। पर पुलिस यह भूल गई थी कि वह कई सालों से इसी जंगल में इन्हीं शेरों के साथ रहता था। पुलिस के वापस जाने के बाद भूपत ने अपने साथियों तक अपना यह संदेश पहुंचाया कि वह पुलिस के चंगुल से अब बाहर हैं। भूपत की यह अदा उसकी दिलेरी की कहानी खुद ब खुद बयां करती है। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात की सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका कोई खास मकसद नहीं था। उसे मौत का भी खौफ नहीं था कि वह देश छोड़कर भागता, लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई कि भूपत कुछ समय के लिए पाकिस्तान चला गया। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक के बीच मचे घमासान के चलते उसके लिए यह मुमकिन नहीं हो सका। अंत में पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे घुसपैठ और जासूसी के आरोप में जेल भेज दिया गया। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा पूरी होने के बाद भूपत कभी वापस भारत नहीं लौट सके और वहीं स्थायी रूप से वो पाकिस्तानी हो गए। पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया। अब उसका नाम अमीन यूसुफ हो चुका था। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह भी किया। उसके 4 बेटे व 2 बेटियां हैं। हालांकि उसने व उसके साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही साल 2006 में उसने दुनिया से विदा ले ली। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।